हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स का कुछ MCQs। तो जैसे कि मैंने पहले से बताया था कि इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी जितने भी फिजिक्स और मैथ्स के चैप्टर्स टर्म 1 एग्ज़ाम में आने वाले हैं सभी का MCQs, assertion रीजन, केस बेस्ड ऑल्सो, एंड you guys are able to download the PDF of each and every classes of this series from my Telegram channel। और हाँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यू कैन जॉइन EduJoy एंड एंजॉय द एजुकेशन। तो आज हम करेंगे चैप्टर 6 जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर का 30 MCQ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स F इज इक्वल टू 6 I कैप माइनस 8 J कैप न्यूटन acts on a particle and displaces it over 4 meter along the x-axis and 6 meter along the y-axis. The work done during the total displacement is, यहाँ पे work done निकालना है। work done क्या होता है? work done is the scalar product of force and displacement vector। मतलब work done is given as W is equal to F dot S। ठीक है, F डॉट एस होता है। यहाँ पे फोर्स इज गिवन है। फोर्स कितना गिवन दिया गया है? फोर्स गिवन है 6 I कैप। फोर्स इज गिवन है 6 I कैप एंड 8 J कैप माइनस 8 J कैप। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे 4 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 मीटर मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 I कैप एंड प्लस कितना हो जाएगा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग 6 मीटर उसने कवर किया है, दैट इज 6 J कैप। अभी क्या करेंगे, ये जो हमने आई कैप जे कैप यहाँ पे आया तो ये हमारा एक वेक्टर मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 जा 24 प्लस एंड माइनस विल बी माइनस एंड 6 8 जा 48 एंड नेट यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 24 जूल। तो हमारा वर्क डन जो हुआ for the total displacement that is minus of 24 joule, that is option C। Next question है a block of mass 4 kg it slides on a horizontal frictionless surface with the velocity or speed of 2 meter per second. It is brought to rest in compressing a spring in its path. If the force or constant of the spring is 400 Newton per meter, by how much spring will be compressed? कितना compression हुआ है वो हमें निकालना है। यहाँ पे mass is given as 4 kg and the velocity is given as, the speed is given as 2 meter per second and spring constant भी हमें given दिया गया है, that is 400 Newton per meter। तो यहाँ पे निकालना क्या है? हमें x निकालना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना वो कंप्रेशन हुआ है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे क्योंकि हमें मास और वेलोसिटी दोनों ही गिवन दिया गया है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ मास यहाँ पे कितना है 4 एंड v स्क्वायर, दैट मीन 2 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से 4 एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 2 जा 8 जूल हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया, which must be equal to the potential energy। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जितना स्टोर होके है वो स्प्रिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर एंड k भी गिवन दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज हाफ kx स्क्वायर। तो हाफ इंटू k की वैल्यू यहाँ पे 400 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 is cancel with this 200 and 8 by 200 which is gives as 1 by 25, that means x is equal to 1 by 5 क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं 1 by 5 which is equal to 0.2 आ गया। हमारा ऑप्शन हो जाएगा B is the correct answer। 0.2 is the correct answer, 0.2 meter। Then the next question is a force acts on a body and displaces it in the direction, and the graph shows the relation between the force and displacement and the work done by the force between x is equal to 10 meter and x is equal to 14 meter। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि कितना फोर्स मतलब वर्क डन कितना हुआ है, कहाँ से? x is equal to 10 से लेके 14 तक। तो यहाँ पे देख सकते हो x is equal to 10 से लेके 14 तक, दिस इज अ, क्या है ये? एक ट्राइंगल है जिसका कि हम सीधा एरिया निकाल देंगे। एरिया इज इक्वल टू द वर्क डन, एरिया यहाँ पे आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। यहाँ पे हाफ, बेस कितना है 10 से लेके 14 तक, कितना हो जाएगा बेस 10 से लेके 14 तक मतलब यहाँ पे 4, तो हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा 0 से लेके 60 तक, दैट इज इक्वल टू इतना 60। तो यहाँ पे 2
टू ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 जूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज हैविंग काइनेटिक एनर्जी K1 and K2 have equal masses, their momenta are P1 and P2 respectively, then P1 by P2 मतलब P1 और P2 का मोमेंटम लोगों का रेशियो अगर हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। ठीक है, और उस रिलेशन से हमें क्या मिलता है, P इज इक्वल टू, हमने क्या ये पहले से भी हमने डिराइव किया है, P इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 2 इंटू एम इंटू द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मास सेम बोला है तो P1/P2 हमारा मिल जाएगा, P1/P2 इज इक्वल टू 2m K1 डिवाइडेड बाई 2m K2, अंडर रूट होगा ये दोनों ही, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा K1 रूट ओवर is to K2, that is option D. Next है, a lawn roller is pushed along a horizontal surface through a distance 20 meter by a rope with a force 200 Newton. If the rope makes an angle 60 degree with the horizontal while pulling, the amount of work done by pulling force is. तो यहाँ पे सिंपल सा बात क्या करना है तुम्हें, सिंपल सा ये करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस लगाना है। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो यहाँ पे एफ डॉट एस अगर हम करेंगे, डॉट प्रोडक्ट होने से क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और सबका वैल्यू यहाँ पे गिवन दिया गया है, सिंपल सा बात है। एफ क्या है यहाँ पे, एफ इज गिवन एज 200, एस कितना दिया है 20, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा इज गिवन 60 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाता है 1/2, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 10 एंड 2000 Joule is the correct answer. D. A body is swinging on a swing such that his lowest and highest position are at height 2 meter and 4.5 meter respectively. His velocity at lowest position is, अगर यहाँ पे highest point दिया है और lowest point दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, क्या क्या गिवन दिया गया, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट हमें गिवन है, लेकिन हमें वेलोसिटी निकालना है एट द लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, सबसे पहले कि हम क्या निकालेंगे, जितना भी हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आने के लिए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो निकालेंगे, एंड दिस दैट डिस्टेंस विल बी, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो 4.5 माइनस 2 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर वो कवर कर रहा है वाइल स्विंग। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स mgh इज इक्वल टू, वर्क डन क्या होता है, mgh इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो गया। अभी इसमें से हमें क्या मिलता है, ये तो ये पहले से फॉर्मूला भी दिया गया है बुक में कि v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2gh हमें मिला। अभी क्या होगा, अभी सीधा हम वेलोसिटी यहाँ पे सीधा निकाल लेंगे, ये वाला सीधा नहीं करके भी तुम सीधा याद भी रख सकते हो कि वेलोसिटी क्या होता है, 2 इंटू जी इंटू एच का रूट ओवर। तो इसका अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 पुट करेंगे और h का वैल्यू हमें पता चल गया कि कितना हुआ है, दैट इज 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5, तो ये इसका अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, विच इज ऑप्शन A is the correct answer here. Which one of the following is not a conservative force? Conservative force उसको बोला जाता है जो कि only initial and final points पे डिपेंड करता है, which is independent of path। जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हम उसको बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बाद आ जाता है हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कंजर्वेटिव कौन कौन है, मैग्नेटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी 5 a minus 3 j plus 6 meter per second under the influence of a constant force 10 I plus 10 j plus 20 Newton. The instantaneous power applied to the particle is, अगर हमें पावर निकालना है, पावर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पावर इज गिवन एज वर्क डन अपॉन टाइम।
वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एस बाई टी, और एस बाई टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे एफ इंटू बी कर देने से, हम सीधा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देने से वी कैन कैलकुलेट द पावर। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, फिर -3 इंटू 10 -30 है ना, और 6 इंटू 20 प्लस 120 दैट गिवन इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 170 -30 दैट इज इक्वल टू 140 जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर सीधा वर्ड बोल सकते हैं, 140 इज ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। When a spring is compressed by 3 centimeter, the potential energy stored in it is U. When it's compressed for the 6 centimeter, the increase in potential energy अगर हमें निकालना है तो सिंपल सा बात, कितना एनर्जी इंक्रीज हुआ है वो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पोटेंशियल एनर्जी अगर हम पहले निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम ले लेते हैं, दैट इज U करके गिवन दिया गया है यहाँ पे, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के, और x कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर, मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो 3 इंटू 10 टू पावर -2 हो गया, और उसका स्क्वायर होगा, ये हो गया U। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर U डैश अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 में उसको 6 कर देंगे, इसकी जगह पे खाली हाफ इंटू के इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है तो दिस स्क्वायर। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हाफ 3, यहाँ पे कितना आ गया, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू के इंटू 2 इंटू 3, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारा जितने भी हैं वो क्या है, इनिशियल के साथ मिल रहे हैं, खाली 2 स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स 4 इंटू यू हो जाएगा हमारा जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना हो गया 4 टाइम्स द फर्स्ट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, 4 गुना उससे ज़्यादा हो गया। देन आते हैं, बॉडी 150 ग्राम मास हैव अ वेलोसिटी 2i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड एट अ सर्टेन इंस्टेंट, इट्स काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हमें वेलोसिटी गिवन दिया गया है। सबसे पहले बात क्या करेंगे, वेलोसिटी अगर हमें गिवन दिया गया है, चाहे वो कोई भी वेक्टर हो, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, मतलब v डॉट v कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो यहाँ पे आ गया 40 मीटर पर सेकेंड इज द, ये मीटर पर सेकंड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड होगा, तो ये 40 ही रहेगा, मैग्नीट्यूड है, तो ये वाला हो गया वेलोसिटी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं इसको। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर डालेंगे, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर क्या है, m कितना है 150 ग्राम दिया गया है, दैट मीन्स 150 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, इनटू 40 करेंगे, एंड दिस विल गिव्स, कैंसिल हो जाएगा, ये हम कैंसिल कर सकते हैं 40 और इसको हो जाएगा, ये दिस इज 20 एंड 0 0 कैंसिल, दिस 0 विल बी कैंसिल विद दिस, 2 5 जा 5 3 जा, दैट मीन्स 3 जूल इज द करेक्ट आंसर। Next, a man has twice the mass of a boy and half the kinetic energy of the boy. The ratio of the speed of the man and the boy must be. रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है। जबकि जो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पे कि मास ऑफ द मैन जो है वो बॉय के मैन के अकॉर्डिंग डबल है, यहाँ पे ट्वाइस बोला है, तो मास ऑफ द मैन इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ द बॉय। ठीक है, अभी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ है उसका, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय। तो यहाँ से हम वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं, क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे हाफ mvm स्क्वायर मैन का, यहाँ पे हाफ इंटू हाफ m वेलोसिटी ऑफ द बॉय स्क्वायर, दैट इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाफ m कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे हो गया vb स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स अगर vm स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों का अगर हम स्क्वायर, दोनों इसको ये अगर हम करेंगे vm बाई vb करेंगे, vm डिवाइडेड बाई vb इज इक्वल टू 1:2 इज द करेक्ट आंसर, 1:2 d इज द करेक्ट आंसर। 12th number है, uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that a length of 60 centimeter hang freely from the edges of the table.
The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? अगर हमें क्या करना है, सारा एक यूनिफॉर्म चेन दिया गया है, 2 मीटर लेंथ पूरा यूनिफॉर्म चेन का है। जैसे कि एक टेबल यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे एक चेन ऐसे हैंग करके है, आधा नीचे तक की तरफ है। कितना नीचे की तरफ है? नीचे की तरफ है 60 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ है उसका 2 मीटर। मतलब जो टेबल में जो है वो 140 सेंटीमीटर टेबल में है और 60 सेंटीमीटर जो है, क्योंकि टोटल 200 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर नीचे हैंग कर रहा है। इस 60 सेंटीमीटर में कितना मास है वो पहले निकालेंगे। देखो 200 में कितना, 200 टोटल मास यहाँ पे कितना दिया गया, 4 kg। तो 2 मीटर में अगर 4 kg होता है, 2 मीटर में कितना मास होता है, 2 मीटर में 4 kg मास होता है। तो 2 मीटर क्या है, 200 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 4/200। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी 60 सेंटीमीटर में कितना मास आएगा, तो यहाँ पे 60 इंटू 4/200 कर देंगे। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 4 5 सा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/5। ठीक है, दिस 6/5 क्या है, इतना मास कंसंट्रेटेड है, इतना केजी 6.5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6.5 अगर आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1.2 kg। 1.2 kg 60 सेंटीमीटर में कितना है, 1.2 मास मिल गया हमें। हमें उसी का भी ऊपर तक लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मास कितना मिल गया, 60 सेंटीमीटर का जो मास था वो मिला है, मास इज इक्वल टू 1.2 kg मास मिला। अभी क्या करना है, उसको पुल आउट करके ऊपर की तरफ लेना है। कितना लेना है, h इतना, यहाँ पे क्या है 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 60/100 मीटर। एंड अभी क्या हो जाएगा, हमें निकालना है कितना वर्क डन करेंगे, उसको हम ऊपर की तरफ लेने के लिए। तो ऊपर की तरफ लेने के लिए हम कितना वर्क डन करेंगे, mgh वर्क डन करेंगे। m क्या है यहाँ पे 1.2, g क्या है 10 एंड h क्या है, h इज 60/100। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। एंड दिस इज 3 एंड सेंटीमीटर, मीटर में हमने किया है इसको, एंड 3 5 सा 3/5। तो 5 2 सा, and this is 6 12 7.2 joule. 7.2 joule is the correct answer. Then a ball is dropped from a height of 1 meter if the coefficient of the restitution between the surface and the ball is 0.6, the ball rebound to a height of, तो यहाँ पे देखो रीबाउंड बोला है, रीबाउंड कितना हाइट तक, मतलब सपोज मान लो एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल नीचे की तरफ गिरा है, इस हाइट से बॉल को हमने ऐसे उछाला है, इस हाइट से बॉल आके फिर रीबाउंड हुआ है, रीबाउंड होके कितना हाइट तक ये जाएगा वो हमें निकालना है। मैक्सिमम हाइट रीबाउंडेशन के बाद कितना होगा। और यहाँ पे जो बोला है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो ई होता है। एंड ई जो होता है, ई को हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इनिशियली कितना था, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे गिवन है 0.6 करके, 0.6 गिवन दिया गया है। अब और क्या निकालना है, 1 मीटर हाइट से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जिस हाइट से वो नीचे गिरा है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, √2 वेलोसिटी इनिशियल अगर हम निकालेंगे √2gh कर देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से हमने मिल जाएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 2 इंटू यहाँ पे g को g ही रख देते हैं और h कितना है 1 है, मतलब यहाँ पे मिल गया हमें √2g। ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। अभी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.6 इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, 0.6 इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे 0.6 इंटू 0.6 इंटू इनिशियल वेलोसिटी हमारे कितना आ गया, √2g आया था, √2g। अभी क्या हो जाएगा, अभी इसका वैल्यू पुट कर देंगे, जब से ये हमारा फाइनल वेलोसिटी भी मिल गया। फाइनल वेलोसिटी मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जब मैक्सिमम हाइट कितना, रीबाउंड के बाद कितना हाइट हुआ है वो निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है दैट इज h इज इक्वल टू v²/2g। v²/2g होता है, तो v² करेंगे जब हम 0.6 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 0.36 इंटू 2g, मतलब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा जब हम स्क्वायर कर देंगे, और नीचे है 2g कैंसिल हो जाएगा, एंड 0.36 मीटर इज द करेक्ट आंसर। रिबाउंडेशन होगा 0.36 मीटर।
ठीक है। देन बोला है इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स पर डे फॉर 20 डेज। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज्ड कितना हुआ है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू निकालना है, पावर कितना दिया है 1000 वाट, दैट इज 1 किलोवाट। यहाँ पे 1000 वाट गिवन है, दैट इज 1 किलोवाट गिवन गया है। और टाइम कितना लगा है 20 डे के लिए, 5 घंटा हर दिन चला है। तो ये हो गया 20 इंटू 5 आवर्स, दैट इज 1000 आवर्स के लिए यहाँ पे चला है। जब हम एनर्जी निकालेंगे दैट इज पावर इंटू टाइम, तो यहाँ पे 100 इंटू 1 दैट इज 100 किलोवाट आवर एनर्जी हमारा यूटिलाइज हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है a body of mass 10 kg is moved parallel to the ground through a distance of 2 meter. The work done against gravitational force कितना होगा। अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे पैरेलल जा रहा है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करेंगे, दैट इज 10 kg हो या फिर जो भी हो, अगर पैरेलल जा रहा है विद डिस्टेंस 2 मीटर एंड अगर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है एंड पैरेलली जा रहा है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हो जाएगा फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द आंसर विल बी 0। द नेक्स्ट क्वेश्चन है a loaf of bread gives a boy of mass 40 kg and energy of 21 kilojoule. If the efficiency is 28%, then the height can be climbed by him using the energy is। कितना हाइट वो जा पाएगा, 40 kg उसका मास है और 21 किलोजूल एनर्जी उसको मिला है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया गया है, एनर्जी कितना यूज हुआ है 28% एफिशिएंसी है, हाइट कितना जा पाएगा 28% अगर एफिशिएंसी है। तो एनर्जी फॉर क्लाइंब कितना यूज हुआ है 28%। तो अगर हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी कितना मिल जाएगा हमें, उसको एनर्जी कितना मिला है, एनर्जी इज इक्वल टू 28% ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 21 किलो जूल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5.88 किलो जूल, दैट मीन्स इंटू 10⁻³ जूल। अभी अगर हमें हाइट निकालना है तो हमें क्या पता है, W इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W भी हमें मिल गया, दिस इज द दिस एनर्जी इज स्पेंड टू डू दैट वर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा mgh इज इक्वल टू W एंड h इज इक्वल टू W बाई mg, और W का वैल्यू कितना मिल गया 5.88 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई मास उसका है 40 इंटू क्या करेंगे जी क्या लेंगे यहाँ पे 9.8। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, इसको अगर कैंसिल आउट ये हो जाएगा एंड हमें मिलेगा 15 मीटर। आंसर इज calculate the energy loss in perfectly inelastic collision if the mass of the object is 40 kg with the velocity 4 meter per second hits the object of mass 60 kg with velocity 2 meter per second। यहाँ पे हमें निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला एक गिवन दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखो 40 kg एंड m1 दिया है, v1 दिया है, m2 v2 सारा चीज गिवन दिया गया है। वी कैन इजीली calculate the change in kinetic energy by putting the formula। change in kinetic energy is equal to formula है half m1 into m2 divided by m1 plus m2 into u1 minus u2 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में हम सारा जितनी भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद मिल जाएगा आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है। 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 m1 प्लस m2 कर देंगे इनटू u1 कितना दिया गया है, दैट इज 4 माइनस 2 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व आउट करते हैं दैट वी गेट 48 जूल विच इज इन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ अ इंजन व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ द कार इज v, मास m, एक्सेलरेशन a एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r है। तो टोटल फोर्स क्या होता है हमारे बॉडी के ऊपर, जो भी हमारे इस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू r प्लस एम ए, रेजिस्टेंस फोर्स प्लस जो एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन जो है। तो यहाँ पे बोला है कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमें पता है F इंटू एस होता है। तो F इंटू बी होता है, वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बोला है पावर निकालना है, वर्क डन क्या होता है एफ एस होता है। तो वर्क डन एफ एस और हमारा जो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम दैट इज एफ इंटू भी हो जाता है। एंड इसमें अगर हम पावर निकालना है दैट दिस इंटू वेलोसिटी।
That means R plus ma into V. Option B is correct answer. A body is moved along a straight line by a machine delivering a constant power, and the velocity gained by the body in the time t is proportional to which of the following. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या होता है? E इज इक्वल टू पी टी. ठीक है, हमें क्या निकालना है? कांस्टेंट पावर दिया गया है तो E इज इक्वल टू पी टी होता है. वेयर P इज कांस्टेंट, तो E क्या है? हमारा एनर्जी हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. तो अभी हम क्या करेंगे? V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, देन V इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टू द पावर 1/2, which is in option D. A typical power station emit a series of energy transfer and conversion. About 70% of energy input gets wasted in form of thermal energy. Efficiency of such a power station is about, उसका एफिशिएंसी निकालना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? एनर्जी कितना यूज हो रहा है? एनर्जी बोला है 70% यूज वेस्ट हो जा रहा है. 70% वेस्ट हो जा रहा है मतलब कितना यूज हो रहा है? अगर 70% वेस्ट हो गया, 30% यूज हुआ. 30% का मतलब क्या है? 30 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे. 30 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.3. यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगा. Simple question है. A mass of 2 kg is moving along a circular path of radius 1 meter. If the mass is moves with 30 revolution per minute, its kinetic energy. तो यहाँ पे velocity is equal to, सिंपल सा बात है, velocity क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी आ जाएगा हमारा. वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा. आर ओमेगा, आर यहाँ पे कितना दिया है? 1 मीटर उसका रेडियस है. ओमेगा कितना है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई. वो रोटेशन कर रहा है. और कितना रोटेशन यहाँ पे अगर हम देखेंगे विथ 300 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू 5 पर मिनट. अगर 300 रिवोल्यूशन है तो अगर हम चेक करेंगे कि कितना 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन होगा, दैट इज इक्वल टू 5. एंड यहाँ पे आ गया 2 पाई इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 पाई. एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ इंटू एम. एम कितना दिया है? 2 kg इंटू वी स्क्वायर मतलब 100 पाई स्क्वायर. एंड 2 गेट कैंसल, द आंसर विल बी 100 पाई स्क्वायर आंसर. If the velocity of object is increased by 0.1%, the kinetic energy is increased by. अगर velocity को हम अगर 0.1% को इंक्रीज करा देते हैं तो kinetic energy कितना इंक्रीज होगा? तो kinetic energy इज इक्वल, जैसे कि हमें पता है kinetic energy क्या होता है? kinetic energy is हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर. अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कितना इंक्रीज होगा? अगर हम नया काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे किससे? हाफ एम वी को रिप्लेस कर देंगे किससे? वी प्लस 0.1% मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू वी होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1.00200 इंटू काइनेटिक एनर्जी. ये वी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 1 प्लस 0.1 बाई 100 का, और ये आ जाएगा हमारा ये, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. तो 0.00200 इसका ये जो हमारा आंसर आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना इंक्रीज हुआ है बोला है, तो इसको माइनस कर देंगे. इनिशियली कितना था? 1 था काइनेटिक एनर्जी. इसको अगर हम लेंगे दिस इज द 1, दिस माइनस दिस अगर हम कर देते हैं तो वी कैन गेट द 0.2. नेक्स्ट, the momentum of a body increased by 20%. What is the percent increase in kinetic energy? Kinetic energy में कितना increase हुआ है अगर हम निकालेंगे तो P is equal to mv. Momentum is given as mass into velocity. एंड अगर ये 20% इंक्रीज हो गया है तो ये क्या हो जाएगा? P प्लस 20% ऑफ P. इसमें इंक्रीज होने के बाद जो हमारा नया P डेस आएगा वो बन जाएगा P प्लस 20% ऑफ P. P प्लस 20% ऑफ P मतलब 0.2 P दैट इज इक्वल टू 1.2 P बन गया है हमारा जो P डेस है. अभी काइनेटिक एनर्जी अगर हम फिर नया काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ है निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है वहाँ पे हम इंटू कर देंगे. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर इन केस ऑफ अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं तो क्या होता है? हाफ
पी स्क्वायर बाई एम होता है। तो पी स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे 1.2 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1.44 पी स्क्वायर बाई एम, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना ज़्यादा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, अगर हम चेक करेंगे परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ कितना ज़्यादा हो गया, 1.44 ज़्यादा हुआ है। तो 1.44 माइनस इनिशियली 1 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 44, विच इज इन ऑप्शन डी। देन आता है व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अ वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द बॉडी, अगर उसको हम क्या करते हैं ऊपर की तरफ, अगर हम उछालते हैं ऊपर की तरफ, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव। वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू अ डिस्टेंस, अगर यहाँ पे बोला है स्मूथ हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, जैसा भी हो हॉरिजॉन्टल है, एंड अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका हम चेक करेंगे फोर्स, तो वो हो जाएगा 0। देन है 26 number, that is a roller is pulled at an angle 60 degree to the horizontal through a distance and work done is W, अगर 60 डिग्री था W वर्क डन था, मतलब W इज इक्वल टू क्या था, 60 डिग्री होने से W है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, दैट इज W। जब W डैश हुआ, मतलब जब एंगल को हमने क्या कर दिया 30 डिग्री कर दिया, तो कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा बोला है, तो W क्या होता है, एफ एस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो ये जो है √3 इंटू एफ एस बाई 2 हो गया, एफ एस बाई 2 W है, तो √3 इंटू W इज द करेक्ट आंसर। A body is falling freely under the action of gravity alone in vacuum. Which of the following quantity remain constant during the fall? अगर freely fall body है, तो वहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व होता है, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम रहता है। पोटेंशियल एनर्जी कभी कम होता है तो काइनेटिक ज़्यादा हो जाता है, मतलब टोटल पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम रहता है, दैट मीन्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी is conserved. A ball of mass m is dropped straight vertically down from a height h, then which one is correct? अगर एक बॉल को हम ऊपर से स्ट्रेट वर्टिकली नीचे की तरफ हाइट h से नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो यहाँ में से तीनों में से कौन सा सही होगा, तो ध्यान से देखो, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, कितना जूल होगा, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब किलोवाट आवर, जूल क्या होता है, वोल्ट इंटू सेकेंड, तो किलो को अगर हम किलोवाट को वाट बनाएंगे दैट इज 1000 वाट हो जाएगा, एंड आवर को अगर हम सेकेंड बनाएंगे दैट इज 3600 सेकेंड, तो ये हो गया वाट सेकेंड। तो वाट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है, और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर, कितने टू जीरोज आ जाएंगे 6, तो ये हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन है 1 जूल इज इक्वल टू डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल है, क्या है यहाँ पे हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे -19 जूल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम 1 जूल की बात करेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा जितने भी 30 MCQs था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, ग्रेविटेशन का हो सकता है, जो भी टर्म 1 में आने वाले हैं सभी का हो सकता है, एंड मैथ्स का भी रिलेशन फंक्शन का जल्दी आ जाएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes, so please okay, thank you.